आइए हम इस चैप्टर में अंतर्जातीय एवं बहिर्जातीय बलों के बारे में अध्ययन करते हैं। परिवर्तन प्रकृति का अनिवार्य नियम है। भूपटल भी इस नियम का अपवाद नहीं है। पृथ्वी के अंदर और बाहर भी अनेक परिवर्तनों के उदाहरण मिलते हैं, जिन्हें सामान्यतः अंतर्जातीय एवं बहिर्जातीय बल कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले बलों को अंतर्जात बल, जबकि पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होने वाले बलों को बहिर्जातीय बल कहा जाता है। अंतर्जातीय बल कौन से होते हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले बल अंतर्जातीय बल कहलाते हैं। अंतर्जात बल दो प्रकार के होते हैं। अंतर्जात का प्रकार होते हैं दो प्रकार के, आकस्मिक अंतर्जातीय बल और पटल विरूपणी बल। आकस्मिक अंतर्जातीय बल कौन कौन से होते हैं? इस बल से भूपटल पर अनेक ऐसे आकस्मिक घटनाओं का आगमन होता है जो विनाशकारी परिणाम देने वाली होती हैं, जैसे कि भूकंप और ज्वालामुखी। पटल विरूपणी बल कौन से होते हैं? इस बल के द्वारा पृथ्वी के अंदर दो तरह के संचलन होते हैं, अक्षीय संचलन और लंबवत संचलन। इन संचलनों द्वारा पृथ्वी के भूपटल पर अनेक विषमताओं का सर्जन होता है, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, भ्रंशन आदि। मोड़ या वलन पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न अंतर्जात बलों के अक्षीय संचलन द्वारा धरातलीय चट्टानों में संपीड़न के फलस्वरूप लहरों के रूप में पड़ने वाले मोड़ों को वलन कहा जाता है। वलन क्या होता है? फोल्ड, एक मोड़ होते हैं। वलन में कुछ भाग ऊपर उठा होता है, कुछ भाग नीचे धंसा होता है। ऊपर उठे भाग को अपनति और नीचे धंसे भाग को अभिनति कहा जाता है। विश्व के नवीन वलित पर्वत इसी बल के कारण उत्पन्न होते हैं। जो नवीन वलित पर्वत है ना विश्व के, वो इसी कारण उत्पन्न होते हैं। भारत के उत्तर में विशाल हिमालय, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, आल्प्स पर्वत, एटलस पर्वत आदि के होते हैं। ये मोड़दार या वलन द्वारा ऊपर उठे होते हैं। भ्रंशन क्या होता है? इसके अंतर्गत दरार एवं भ्रंशन को शामिल किया जाता है। भ्रंशन की उत्पत्ति अक्षीय संचलन के दो बल, संपीड़न और तनाव बल के द्वारा होता है, परंतु तनाव बल का स्थान अधिक महत्वपूर्ण होता है। अधिक बल इसी के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण? तनाव के कारण। इसमें दरार के दोनों ओर के भूखंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं और एक भूखंड नीचे की ओर खिसक जाता है। उपयुक्त दोनों भ्रंशों के द्वारा कगार का निर्माण होता है। जब किसी क्षेत्र में एक दूसरे के समानांतर अनेक भ्रंश उत्पन्न होते हैं तो ऐसी भ्रंश तलों की डाल एक ही दिशा में होती है तो इसे सोपानी भ्रंश कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी सोपानी भ्रंश पर ही स्थित है। भ्रंशों के कारण कई तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे भ्रंश घाटी, रैंप घाटी, ब्लॉक पर्वत, हासर्ट पर्वत। भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो समानांतर भ्रंशों का मध्य भाग नीचे धंस जाता है। जैसे कि भारत में नर्मदा घाटी है, अमेरिका में मर्त घाटी है, जॉर्डन का मर्त सागर, अफ्रीका में न्यास और टांगनिका झील भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं, देखने को मिलते हैं हमें। भ्रंश घाटी लंबी, संकीर्ण और गहरी होती है, जैसे जर्मन भारत में ग्रेबोन कहा जाता है। रैंप घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ यथास्थिति में रहे, परंतु संपीड़नात्मक बल के कारण दोनों स्तंभ ऊपर उठ जाएं, जैसे कि असम की ब्रह्मपुत्रा घाटी। यह भ्रंश घाटी है या रैंप घाटी है। भ्रंश के कारण इस ब्लॉक पर्वत और हर्स्ट पर्वत का निर्माण है। ब्लॉक पर्वत का निर्माण तब होता है जब दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ यथावत रहे किंतु किनारे के स्तंभ नीचे धंस जाएं। जैसे भारत का सतपुड़ा पर्वत है, जर्मनी का ब्लॉक फॉरेस्ट और वासेज पर्वत है, अमेरिका का सियरा नेवादा आदि। सियरा नेवादा विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। हैसर्ट पर्वत का निर्माण तब होता है जब दो भ्रंशों के किनारों के भाग यथावत रहे और बीच का भाग ऊपर उठ जाए, जैसे जर्मनी के होरज पर्वत। ब्लॉक पर्वत, होरस्ट पर्वत
दयावता है कि भर्न्स घाटी व रैम्प घाटी या ब्लॉक पर्वत या हॉर्स्ट पर्वत प्राय आकृति के दृष्टिकोण से समान प्रतीत होते हैं, परंतु चलन भूसंचलन की दृष्टि से ये विपरीत गतियों के परिणाम होते हैं। यह हमने जो पढ़ा है ये आंतरिक जो बल के आंतरिक बल के बारे में डिस्कस किया है, इंडोजेनियस फोर्स। इसके बाद हम देखते हैं बहिर्जातीय बल। बहिर्जातीय बलों के अंदर हम पृथ्वी की बाहरी सतह पर लगने वाले बलों को बहिर्जातीय बल कहा जाता है। इस बल के अंतर्गत अपक्षय अपरदन की सम्मिलित किया जाता है। ये सभी क्रियाएं धरातल को समान तल पर लाने का प्रयास करती हैं। बाह्य कारकों द्वारा स्थलीय धरातल के अपरदन को निम्नीकरण कहा जाता है, जहाँ चट्टानों के अपने ही स्थान पर कमजोर होकर टूटना या विखंडन होने को अपक्षय कहा जाता है, जबकि अपक्षय पदार्थों का अन्यतर स्थान पर स्थानांतरण की ही अपरदन कहा जाता है। अपरदन का यह प्रक्रम कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। इसके अंतर्गत बहता हुआ जल, भूमिगत जल, सागरीय तरंग, हिमानी, पवन आदि होती हैं। नदियों द्वारा वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। जलप्रपात जलोढ़ शंकु बनते हैं, जलोढ़ पंख बनते हैं, नदी विसर्प गोखुर झील बनती है, डेल्टा बनता है, नदी द्वीप बनते हैं। नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप इसी प्रकार का द्वीप का उदाहरण है। नदी द्वीप का उदाहरण डेल्टा का उदाहरण चापाकार डेल्टा है, जवारमुख डेल्टा है, नर्मदा ताप्ती नदी का जवारमुख डेल्टा है, जो चापाकार डेल्टा नील नदी का डेल्टा है, पंजाकार डेल्टा मिसौरी नदी का डेल्टा है, दंताकार डेल्टा एब्रो डेल्टा। जैसे नदी विसर्प गोखुर झील कहाँ, नदी विसर्प गोखुर झील कैसे, मैदानी क्षेत्रों में नदियों की धारा दाएं और बाएं घूमती हुई विसर्प आकार का रूप ले लेती हैं। जलोढ़ पंख तराई क्षेत्रों में बनते हैं। तराई के क्षेत्रों में जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंखु जो नदी पर्वत से लेकर समतल में प्रवेश करती हैं। जब नदी पर्वतीय भाग से जब निकलकर समतल में प्रवेश करती हैं तो चट्टानों के बड़े अवसाद पीछे छूट जाते हैं तथा उससे बनी आकृतियाँ जलोढ़ शंकु कहलाती हैं। ये शंकुएं मिलने से बावर क्षेत्रों में मिलती हैं। बावर क्षेत्रों में प्रदेशों में इसका निर्माण होता है। किसका? जलोढ़ शंकुओं का। बावर प्रदेशों में जलोढ़ शंकुओं का, तराई क्षेत्रों में जलोढ़ पंखों का निर्माण होता है। इसका भूमिगत जल भारत के नीचे चट्टानों के छिद्र और दरारों में स्थित जल को भूमिगत जल कहते हैं तथा इनसे बनी स्थलाकृतियों को कासट स्थलाकृति कहते हैं। भूमिगत जल द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियाँ लेपिज, गोलरंध्र, कंदरा आदि प्रमुख होती हैं। भूमिगत जल के द्वारा लेपिज, गोलरंध्र और कंदराएँ बनती हैं। सागरीय जल का कार्य कई कारकों द्वारा संपन्न होता है। इसमें सागरीय लहर, धाराएं, ज्वारीय तरंग और सुनामी शामिल। सभी ये सागरीय लहरें द्वारा किए गए कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं। इन कार्यों का द्वारा जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है तट रेखा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं। समुद्र तट और समुद्री किनारों के मध्य की रेखा तट रेखा कहते हैं। भूसमुद्रीय तरंगों द्वारा तट रेखा से निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे कई प्रकार के तटों का निर्माण होता है। जैसे फ्योर्ड तट का निर्माण, रिया तट का, डोल्मेशियन तट का, हेफा या निम्न भूमियों का तट, निम्न भूमियों का तट। इसके बाद हिमानी के द्वारा भी काफ़ी भारतीय हिम नदियों में सबसे बड़ी काराकोरम श्रेणी में अवस्थित सियाचिन जो हिमनद है उसे 72 किलोमीटर लंबी, मतलब हिमानी का निर्माण 72 किलोमीटर। तो हिमानियों द्वारा वर्धित परिवहित मैदानों के निक्षेपण हिमोड कहलाते हैं। पवनों द्वारा भी काफ़ी मतलब स्थलाकृतियों का निर्माण होता है।
बालू का स्तूप, लोएस, इसेलबर्ग, प्लाया। इसी तरह से हमने अंतर्जातीय और बहिर्जातीय बलों के बारे में अध्ययन किया है। आने वाले अगले चैप्टर के में हम चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।